बीए सेकंड सेमेस्टर एंसेलरी के विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने दीनदयाल पीठ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंसेलरी कोर्स लिया है, उनमें जो इस सेमेस्टर के कोर्स हैं, उस कोर्स के संदर्भ में मैं आपको अपने विचार वीडियो के रूप में दे रहा हूं। मैंने जयप्रकाश नारायण पर वीडियो आपको बना के दिया। इसके आगे आपके कोर्स में है राम मनोहर लोहिया। दोनों समाजवादी विचारक हैं, दोनों समाजवादी चिंतक हैं। लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन दोनों का समाजवाद और राजनीतिक चिंतन भिन्न है। लोहिया भी गैर कांग्रेसवादी थे, जयप्रकाश नारायण भी गैर कांग्रेसवादी थे। कांग्रेस के भीतर उन्होंने सोशलिस्ट ग्रुप बनाया था जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। लोहिया का विचार था कि सोशलिज्म एक ऐसा रास्ता है, समाजवाद एक ऐसा रास्ता है जिससे भारत की समस्याओं का निदान संभव है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भी। लोहिया सांस्कृतिक की भी बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण संस्कृति की बात नहीं करते। राम मनोहर लोहिया क्रांतिकारी थे, विरोधी थे, संघर्षशील थे। उन्होंने युवाओं में क्रांति और संघर्ष की प्रेरणा दी। 66-67 में के दौरान भारत में योजन सभा लोहिया के विचारधारा से प्रेरित था। योजन सभा के भीतर जो युवा थे, उनको क्रांति करना अच्छा लगता था, विरोध करना अच्छा लगता था। सत्ता का विरोध लोहिया के राजनीतिक चिंतन का मूल प्रवृत्ति रहा है। 1967 में जब गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय भी गठबंधन की सरकार में सरकार के भीतर सत्ता के विरोध की बयार चलती रहती थी। यह अजीबोगरीब तरह की सरकार उस समय थी। इसलिए लोहिया को समझने के पहले लोहिया के चिंतन और उनके व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। तिनके की ओट लेकर जो तूफान रोकना चाहता है, कोई भी आदमी तूफान को तिनके की ओट से नहीं रोक सकता। तूफान क्या करता है? तिनके को उड़ा ले जाता है। वह तूफान के अस्तित्व से अपरिचित होता है। तिनका को पता नहीं होता है कि तूफान है। तिनके को पता नहीं होता है कि यह एक भयावह हवा का बयार है। उसका व्यक्तित्व क्रुद्ध होता है। वायु का क्रुद्ध रूप तूफान है। तिनके को तूफान के अस्तित्व का पता नहीं होता। तूफान उनसे अटकेली भी करता है। तूफान को भी पता है कि यह तिनका है, उसको उड़ाता है, लेकिन उसके साथ अटखेलियां भी खेलता है, पलटा पलटी करता है तूफान तिनको, और अपने प्रभाव को दिखाता हुआ आगे बढ़ जाता है। नष्ट नहीं करता। तूफान भी तिनके को नष्ट नहीं करता, उसके साथ अटखेलियां करता है और उसको अपना रूप दिखा करके वह आगे बढ़ जाता है। तिनके का सहारा निर्जीव व्यक्ति के रूप में क्रंदन कर उठता है। तिनका रोने लगता है। वह निर्जीव व्यक्ति है। तिनका क्या है? एक निर्जीव है, प्राण नहीं है उसमें। तो हवा के तूफान के प्रभाव से जब उस पर थपेड़ा लगता है तो क्रंदन करता है, रोता है। तूफान के बाद उसके प्रभाव का स्वरूप कहीं अच्छा और कहीं बुरा हो सकता है। कभी कभी तिनका उड़ करके अच्छी जगह पे गिर जाता है, कभी कभी तिनका बुरे जगह पे गिर जाता है। जब तूफान गुजर जाता है तो तिनके को उस तूफान के प्रभाव का पता चलता है। समाजवाद का तूफान पूंजीवाद के अशक्त और असमर्थ तिनकों को जब गिराता है, तब कुछ उन्मुक्त हो उठते हैं और कुछ उन्मादी। तूफान की इस प्रेरणाओं की पूजा सदा होती है। समाजवाद के तूफान की प्रेरणाओं में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम शीर्ष पर आता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद को वैज्ञानिक चेतना और बुद्धिवादी चिंतन देने में सदैव संलग्न रहे।
उनका मन भारत की गरीबी से विक्षुब्ध था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने को केवल भारत की भूख तक सीमित नहीं रखा। विश्व की भूख उनके विषाद का कारण है। राम मनोहर लोहिया ने सिर्फ भारत के भूख पर ध्यान नहीं दिया। भारत में जो व्यक्ति रहते हो कौन है? मानव है। भारत में जो कौन व्यक्ति रहते हो कौन है? मनुष्य हैं। अमेरिका में जो व्यक्ति रहते हैं कौन है? मानव है। ऑस्ट्रेलिया में जो व्यक्ति रहते हैं कौन है? मानव है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में कौन मरमरा रहा है? मानव मरमरा रहा है। तूफान वहां भी है। सब संकट मानव और मनुष्य पर आता है। तो भूख एक ऐसा तत्व है कि ऐसा नहीं है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को भूख अधिक लगती है, अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती, ऐसा नहीं है। सुदूर छोटे देश में रहने वाले आदिवासी व्यक्तियों के पेट में भी भूख लगती है, और अंबानी और अडानी जैसे समृद्ध लोगों के भी पेट में भूख लगती है। भूख से समता का भाव दिखाई पड़ता है, भूख से समानता का भाव दिखाई पड़ता है। भूख विभेद नहीं करती। भूख किसी जाति में कम, किसी जाति में अधिक, बड़े में कम, छोटे में अधिक, ऐसा नहीं करती। समान रूप से हर मनुष्य में भूख लगती है। समान ही नहीं, मनुष्य में ही नहीं, जीव जंतुओं में भी भूख लगती है। जीव जंतु भी खाते हैं, उनका भी पेट भरता है। वृक्षों में भी भूख लगती है। वृक्षों में आप पानी देते हैं कि नहीं देते? खाद डालते हैं कि नहीं डालते? तभी तो वृक्ष आगे बढ़ता है, पेड़ पौधा आगे बढ़ता है। उसको जब खाद रूपी भोजन मिलता है, पानी रूपी पानी मिलता है, तो आगे बढ़ जाता है, उसकी भी भूख शांत होती है। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि भारत की गरीबी से ही महत्वपूर्ण नहीं है, विश्व की गरीबी भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उन्होंने कभी सिर्फ भारत की बात नहीं की। विश्व की गरीबी और विश्व की भूख भी उनके विषाद का कारण बनी। उनके सपनों में एक ऐसा विश्व था जिसमें गोरे काले, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, ऊंच नीच का स्वर अवरुद्ध थे। वह जिज्ञासु समाजवादियों के लिए, उत्सुक समाज सेवक के लिए एक अद्वितीय अवलंब थे। उनका विचार सूत्र मार्क्सवादी और गांधीवादी मान्यताओं को पूर्णता अंतर्विरोध के स्वर को प्रदान करने में इस रूप में गुंथ गया कि कहीं वह स्वयं मुखरित होते हैं और कहीं उनके विचार मुखरित होते हैं। लोहिया गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखंड समर्थक थे। गांधी का समर्थन करते हैं। किस बात का? सत्याग्रह का, अहिंसा का समर्थन करते। लेकिन गांधीवाद को वे अधूरा दर्शन भी मानते हैं। लोहिया गांधीवाद के दर्शन को भी अधूरा मानते हैं, लेकिन मार्क्स को एकांगी मानते हैं। लोहिया का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? गांधीवादी दर्शन को अधूरा मानते हैं और मार्क्स के दर्शन को एकांगी मानते हैं। वे राष्ट्रवादी थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे, लेकिन विश्व सरकार का सपना भी देखते थे। उनका सपना विश्व सरकार का भी था। वे आधुनिक थे, लेकिन आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहते थे। आधुनिक सभ्यता से वो विक्षुब्ध रहते थे और आधुनिक सभ्यता को बदलने का भी काम करते थे। वे विद्रोही और क्रांतिकारी भी थे, लेकिन शांति और अहिंसा के अनूठे उपासक थे। अब इस आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया को तौलें तो दीनदयाल भी अहिंसा के पुजारी हैं, दीनदयाल भी समता ममता के पुजारी हैं, दीनदयाल भी मार्क्स को एकांगी मानते हैं, दीनदयाल भी गांधी को अधूरा मानते हैं, दीनदयाल नेहरूवादी मॉडल के विरोधी हैं और लोहिया भी नेहरूवादी मॉडल के विरोधी हैं। तो अगर आप मूलतः मोटे तौर पर दीनदयाल और लोहिया के विचारों का अध्ययन करें तो आपको लगेगा कि एक स्तर पर जाते जाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया एक जगह पर, एक सीढ़ी पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आपको दिखाई पड़ते हैं। उनका जन्म संघर्षशीलता में हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित थे। उनकी
20 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन किया। उन्होंने स्वतंत्रता में समाजवादी संघर्ष किया। वे संगठित विरोधी शक्ति थे। बढ़ती हुई विरोधी भावनाओं के कारण अशोक मेहता तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक साथ रहना संभव नहीं हुआ। क्रांतिकारी थे लोग। उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद उनका समाजवाद अधूरा समाजवाद हो गया। जहां तक लोहिया का राजनीतिक चिंतन का सवाल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संघर्षशील राजनीतिक और सैद्धांतिक राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महान बुद्धिजीवी और मौलिक विचारक रहे। राम मनोहर लोहिया मौलिक विचारक थे, उनकी सोच मौलिक थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी सोच मौलिक थी। स्वतंत्र भारत में राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे चिंतक हुए जिनकी सोच मौलिक रूप से आगे बढ़ी। पूरी शताब्दी को मार्क्स और गांधी के चिंतन ने विशेष रूप से प्रभावित किया। लोहिया इन दोनों शक्तियों से प्रेरित एक तीसरी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस धारा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। उनका चिंतन समाजवाद को समर्पित था, लेकिन उनका समाजवादी चिंतन देश काल की सीमा में कभी नहीं बंदी हुआ। विश्व की रचना और विकास के बारे में उनका दृष्टिकोण मौलिक और अद्वितीय था। वह विश्व नागरिकता का स्वप्न देखकर भारत के राष्ट्रीय प्रश्नों का उत्तर खोजा करते थे। वह नई सभ्यता और संस्कृति के स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद को एकांगी बताकर उसका विरोध किया। उन्होंने समाजवाद को एक सर्वोत्तम विचार के रूप में स्वीकार किया। वह समाजवाद की सफलता के लिए प्रजातंत्र को आवश्यक मूर्ति के रूप में स्वीकार करते थे। मतलब लोहिया प्रजातंत्र के समर्थक थे। लोहिया विद्रोही गीतों के साधन और साधक थे। उन्होंने अन्यायों को मौन रखकर स्वीकार नहीं किया। बल्कि अन्याय के प्रति उन्होंने सदैव संघर्ष किया। अंधानुकरण की प्रवृत्ति उनके में नहीं थी। नेहरू ने अंधानुकरण किया, जेपी ने भी अंधानुकरण नहीं किया। वर्तमान स्वतंत्र भारत में अंधानुकरण प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी। पश्चिम का अंधानुकरण, पश्चिम के ज्ञान परंपरा का अंधानुकरण, पश्चिम के विद्वत परंपरा का अंधानुकरण, पश्चिम की सोच का अंधानुकरण, पश्चिम के खान पान रहन सहन का अंधानुकरण। लोहिया इसका सदैव विरोध किया करते थे। वह स्वयं एक इतिहास बनकर चले थे। भारत की सत्ताधारी शक्तियों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष करके अपने कर्म सामर्थ्य का समुचित परिचय दिया। हमेशा सत्ता के विरोध में वो रहे। उन्होंने पद दलितों, समाज के अंतिम व्यक्ति, समाज के शोषित वर्ग के लोगों को शोषण से मुक्त दिलाने के लिए एक विद्रोह के स्वर में अपने को गुंजायमान किया। यही पंडित दीनदयाल का अंत्योदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय है वह अंत्योदय लोहिया के विचारों से मेल खाता है। भारत विभाजन के वे विरोधी थे। उन्होंने भारत विभाजन के में जो उत्तरदायी तत्व थे उनको स्पष्ट रूप से कहा। इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आजाद ने विभाजन के दोषी पात्रों में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को रखकर जिस राजनीतिक निष्पक्षता का परिचय दिया उसके समकालीन राजनीतिज्ञों को बड़ी संख्या में सहमत नहीं हुए। डॉक्टर लोहिया भी उसी निष्कर्षों से सहमत नहीं हुए। उन्होंने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक की रचना की। लोहिया ने क्या लिखा? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक का उद्देश्य सत्य का अनावरण करना था और सही तत्वों की व्याख्या करना था। डॉक्टर लोहिया ने भारत विभाजन के 8 प्रमुख कारणों को प्रस्तुत किया। नंबर 1, ब्रिटिश शासन की धूर्तता। नंबर 2, कांग्रेस के नेतृत्व की गिरती लोकप्रियता। तीसरा, हिंदू मुस्लिम दंगों का निरपेक्ष आधार। चौथा, जनता में साहस और दृढ़ता का अभाव। पांचवा, गांधी की अहिंसा। गांधी की अहिंसा को भारत विभाजन का जिम्मेदार लोहिया मानते थे। भारत विभाजन का जिम्मेदार वे गांधी की अहिंसा को मानते थे। मुस्लिम लीग की पृथकतावादी नीति के वो विरोधी थे।
अवसरों का सदुपयोग का अभाव भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार था। हिंदुओं के में अहंकार की जो प्रवृत्ति थी वह भारत विभाजन के लिए वह भी दोषी थी। उन्होंने हिंद पाक महासंघ की रचना का प्रस्ताव रखा, भारत पाकिस्तान महासंघ की रचना का प्रस्ताव रखा। लोहिया पर गांधी और मार्क्स का प्रभाव था। इतिहास की व्याख्या और वर्ग संघर्ष में लोहिया मार्क्स से विभिन्नता का काम करते। लोहिया ने इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत की। लोहिया का इतिहास किसी राष्ट्र के वैभव और पराभव या साइक्लिक थ्योरी के साथ गुथने का प्रयास किया। वह यह मानकर चलते हैं कि इतिहास एक चक्र के समान घूमता है। भारतीय अपने ऐतिहासिक चक्र सिद्धांत से पूरी तरह परिचित है। सतयुग, कलयुग, त्रेता और द्वापर, स्वर्णयुग के बाद अंधकार युग की कल्पना इसकी सहज प्रक्रिया का परिणाम है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस समाजवाद की व्याख्या की, उनका समाजवाद गरीबी मिटाने का समाजवाद था, उत्पादन और वितरण के साधनों के प्रभुत्व का समाजवाद था। उन्होंने आर्थिक समता की बात की। वामपंथी आर्थिकता और लोहिया समाजवाद कहने को मानने पर तैयार नहीं थे। लोहिया के लिए वामपंथी राष्ट्रीयता, उग्रवादी आर्थिकता, उग्रपंथी धार्मिकता, उग्रपंथी सामाजिकता तथा उग्रपंथी राजनीतिकता किसी रूप में समाजवाद को पूर्णता के नज़दीक नहीं ले जा सकते। इससे समाजवाद खंडित होता है। लोहिया ने राष्ट्रीयकरण की दिशा में अपनी बात रखी। राष्ट्रीयकरण की दिशा में वह संपत्ति के मोह को विसर्जित करना आवश्यक मानते थे। जब तक संपत्ति की असलियत रहेगी तब तक संपत्ति के मोह को समाप्त करने की बात आत्म प्रवंचना और धोखेबाजी है। लोहिया ने समाजवाद के इस प्रकरण में हिंसक साधनों की सदा उपेक्षा की। समाजवाद हिंसक की बात करता है। लोहिया ने समाजवाद से हिंसक को दूर रखा। एशिया की रचना को वो दोषपूर्ण आधार पर देखते थे। बीमारियों को दूर करने के लिए उन्होंने नागरिकता के क्षेत्रीय विस्तार को आवश्यक बनाया। लोहिया ने राष्ट्र धर्म को आवश्यक माना, इसलिए वे सांस्कृतिकवादी थे। राम मनोहर लोहिया सांस्कृतिक निष्ठ थे, सांस्कृतिकवादी थे। इसलिए उन्होंने राम, कृष्ण और शिव नामक पुस्तक लिखी। अयोध्या में उन्होंने रामायण मेले का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि राम इस देश की आत्मा है, शिव इस देश के मस्तक है और कृष्ण इस देश की बहादुरी है, वीरता है। राम, कृष्ण और शिव के समान भारत को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने हिंदी का समर्थन किया, राष्ट्रभाषा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत अपने राष्ट्रभाषा के आधार पर अपना विकास करेगा उस दिन भारत महाशक्ति बन जाएगा, उस दिन भारत महागुरु बन जाएगा। डॉक्टर लोहिया ने 7 क्रांतियां, सप्त क्रांति की बात की और वह सप्त क्रांति उनके जीवन का आधार है। सप्त क्रांति क्या है? नंबर 1, स्त्री पुरुष की समानता के लिए क्रांति होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के विरुद्ध क्रांति होनी चाहिए। चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के विरुद्ध क्रांति होनी चाहिए। तीसरा, संस्कारगत जन्मजातगत जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष प्रकार के अवसर के लिए क्रांति में होनी चाहिए। चौथा, परदेशी गुलामी के खिलाफ तथा स्वतंत्रता एवं विश्व लोकराज के लिए क्रांति होनी चाहिए। पांचवा, निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति होनी चाहिए। छठा, निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्र पद्धति के लिए क्रांति होनी चाहिए। और अंतिम 7वां, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ सत्याग्रह के लिए क्रांति होनी चाहिए। तो ये लोहिया का सप्त क्रांति है। इस लोहिया ने इस सप्त क्रांति की व्याख्या की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मार्क्स के चिंतन और गांधीवाद की चिंतन में प्रस्तुत होते हैं, लेकिन वे समय और काल के अनुसार अपने चिंतन को तीसरी धारा को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भारत में के राजनीतिक चिंतन में लोहिया का महत्वपूर्ण स्थान है।